हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। और इसमें अपन पढ़ चुके हैं चार्ज के बारे में, बेसिक ऑफ चार्जेस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस एंड वॉल्यूम। तो एक बार के लिए रिकैप कर देता हूँ क्या क्या अपन ने पढ़ा है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा चार्ज के बारे में, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज। आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1 एंड 2 और 3, उसमें आप देख सकते हो। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कूलाम फोर्स, कूलाम का नियम, ठीक है, और कूलाम का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सदिश रूप, सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ लाइक फोर्स के लिए, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा है वो चीज जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। सोनाली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पढ़ा है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। देन एक चार्ज सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सब अपन लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो आप लास्ट के जो दोनों लेक्चर है वो आप देख लेना एक बार। और आज अपन स्टार्ट करेंगे, लास्ट अपना जो लेक्चर है वो है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ किस पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से थोड़ा सा अपन रिलेट करेंगे, इसको कंप्लीटली रिलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से, कोई सरफेस है, किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास आउट होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो और इसके लिए आपका कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो आपका सरफेस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको पता होगा कि कोई भी सरफेस का जो डायरेक्शन होता है, किसी भी सरफेस का डायरेक्शन उसकी उस सरफेस के नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा, सरफेस आपका परपेंडिकुलर है लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो इसके नॉर्मल होगा। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, जो आपका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पास आउट होगा, यानी कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस को आप ई एस कोस थीटा का वैल्यू अगर आपका 0 है तो आपका फाई इक्वल्स टू ई एस हो जाएगा मैक्सिमम। और अगर आपका थीटा का एंगल आपका अगर 90 डिग्री है, यानी सरफेस और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आपका जो इसकी सरफेस की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगी तो आपका जो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मिनिमम हो जाएगी, यानी कि उसका आप अगर कंप्लीटली 90 डिग्री है तो उसका वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायमेंशंस वगैरह। और देन अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल क्या होता है कि दो सेम चार्जेस, यानी उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अगर आप उनको एक मिनिमम डिस्टेंस पे अगर आप प्लेस करते हो तो इन दोनों चार्जेस की वजह से लाइक जो डाइपोल होगा वो क्या होगा, उस चार्ज और इनटू उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, ठीक है। डाइपोल क्या होगा, वो चार्ज, एक कोई भी आप चार्ज का वैल्यू ले लो, क्योंकि दोनों चार्ज आपके सेम है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। आपका जो डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्या है, जो दोनों आपके चार्ज है, ये जैसे आपका चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे आपका चार्ज प्लस क्यू है, बीच की डिस्टेंस है वो 2a है। तो आपका जो डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, q इंटू 2a, ठीक है। और इसके बाद में अपन ने इसका यूनिट ये सब पढ़ चुके हैं अपन। ये सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसको भी नोट्स चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अभी अपन हिंदी मीडियम से बस जस्ट देख रहे हैं कि अपन ने पढ़ा क्या है, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट को अगर आप एक्सिस पे देखेंगे, अपन ने एक फर्स्ट अपना देखा था एक्सिस पे, ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे अगर आपको डाइपोल मोमेंट
सॉरी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा। और अगर निरक्ष पे, यानी कि अगर आप उनको एक आपका हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल आप उनको रखेंगे, तो वर्टेक्स पे यहाँ पे पॉइंट पी पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया डायपोल की वजह से, तो वो आपका क्या होगा, वो अपन ने दोनों के लिए अपन ने कैलकुलेट किया है लास्ट लेक्चर्स में। आप प्रीवियस जो अपने लेक्चर्स है यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, और हमारे एप्लीकेशन पे भी आप देख सकते हो। यूट्यूब पे ये लेक्चर्स अवेलेबल है, लेकिन सारे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अपन ने लास्ट इसका जो कंक्लूजन था, रिजल्ट क्या था कि जो एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, निरक्ष का 2 टाइम्स होगा। या आप बोल सकते हो ई जो निरक्ष है, ई निरक्ष है, वैसे तो हिंदी का नहीं, लाइक आप इसको ई एक्सिस है, वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन निरक्ष, ठीक है। तो ये अपने देखा था, यानी कि यहाँ पे क्या आया था आपका एक्सिस पे आपने कैलकुलेट किया, तो वो क्या था, टू से मल्टीप्लाई था, ई इक्वल्स टू 2 kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और ये आपका एक्सिस पे था, और निरक्ष पे क्या था, kp अपॉन आर क्यूब। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान रखना है कि एक्सिस पे और निरक्ष पे आपको अगर कोई रिलेशन पूछा जाए, तो एक्सिस पे क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ निरक्ष। ये हो गया था। अच्छा, डोंट नो टॉर्क का अपन ने आई थिंक नहीं पढ़ा है। अब अपन पढ़ेंगे कि अगर अपन डायपोल मोमेंट को सॉरी अपन एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसकी वजह से जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण होगा, वो क्या होगा, टॉर्क कितना लगेगा उस पर, ठीक है। तो माना कि अपन ने कोई एक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने कोई विद्युत द्विध्रुव एंगल थीटा पे अपन ने कोई क्या किया, प्लेस किया है। तो थीटा एंगल पे प्लेस करने की वजह से उनमें आपस में क्या होगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और आपका जो चार्ज है, चार्ज पे जो फोर्स लगता है, तो फोर्स क्या होता है, क्यू ई। तो फोर्स तो दोनों सेम होगा, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक पॉजिटिव चार्ज पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में। तो आपका फोर्स है वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट में होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू की चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है आपकी इस तरफ में। लेकिन आपका फोर्स का भी क्या होगा, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपका चार्ज है, यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो आप क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्यू इक्वल्स माइनस क्यू है। तो माइनस क्यू की वजह से जो आपका फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू, आपको पता है कि क्यू ई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। एक मिनट, तो अपने को क्या करना है, डायपोल की वजह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या करना है, लाइक डायपोल आपका रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी वजह से आपको जो डायपोल मोमेंट है, यानी आपका टॉर्क कितना होगा, टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू की वजह से आपका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट में होगा। तो अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका F1 है वो क्या है, F1 इक्वल्स टू क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका फोर्स है वो है माइनस का क्यू ई। तो जो आपका, अगर इसको आपने कोई एंगल पे नहीं रखा है, अगर आप सिंपली इसको डायपोल को अगर प्लेस कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपका जो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू क्यू ई और माइनस क्यू क्या कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको, जो दोनों में जो टॉर्क रहेगा, वो टॉर्क क्या रहेगा, टॉर्क होता है आपका कि दोनों बलों का परिमाण समान व दिशा विपरीत होने के कारण कुल बल शून्य होता है, लेकिन इन बलों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण, क्रिया रेखा का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे देखा होगा, क्रिया रेखा क्या है कि ये जो चार्ज है, इसकी जो डिस्टेंस है, यानी कि इसका जो प्लेस है, ये यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन पे, यहाँ पे डिफरेंट है, यानी कि बीच में जो एक एंगल होगा, इस एंगल से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, दोनों फोर्स को सेम इसको एक अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए जो
बल लगेगा यानी कि क्रिया रेखा होगी, तो इसकी इस साइड में होगी, इसकी साइड में, ऊपर की साइड में होगी। तो ये जो क्रिया रेखाओं की वजह से जो टॉर्क लगेगा, ठीक है, तो वो टॉर्क क्या होगा कि जो चार्ज है, चार्ज इनटू इनका जो बीच की जो डिस्टेंस है, ये देखो बल आघूर्ण क्या होता है, क्रिया रेखाओं के। अच्छा हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे आदित्य है, आदित्य आपको समझा देंगे। तो इन बलों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो बल आघूर्ण टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होगा आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपका मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा क्यू ई, और इसकी जो आपकी बीच की डिस्टेंस है वो आपने यहाँ पे ली हुई है बी सी, ठीक है, बी सी। तो ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, एक आपका प्लेस यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या होगी आपकी मल्टीप्लीकेशन में वो इसका टॉर्क होगा। तो टॉर्क आपका बीसी है, तो बीसी आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है साइन थीटा से। आप अपने एंगल का इसमें यूज किया है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बीसी अपॉन ए बी। तो बीसी आपका हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ए बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए बी जो दोनों बीच की डिस्टेंस है हाइपोटेनियस, तो बी सी आपका हो जाएगा 2a और साइन थीटा, ठीक है। इसको अपन एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं टॉर्क क्या होगा। देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू रखा है। इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स होगा F2 इक्वल्स टू माइनस का क्यू ई, यहाँ पे फोर्स होगा F इक्वल्स टू F1 इक्वल्स टू प्लस का क्यू ई, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ले रहा हूं, अगर मैं इसको ए बी और सी पॉइंट दिया, ये एंगल थीटा पे यहाँ पे रखा हुआ है, इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 2a है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों फोर्स की वजह से, दोनों चार्ज की वजह से जो आपका टॉर्क होगा, टॉर्क क्या होगा, वो है फोर्स क्यू ई इंटू बी सी, ठीक है। तो बी सी है यहाँ पे आपका साइन थीटा, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो बी सी आपका हो जाएगा 2a साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, टॉर्क हो जाएगा आपका Q इंटू ई रोट 2a साइन थीटा क्रॉस, ठीक है। यू नो जो आपका डायपोल है वो P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, तो आप यहां से टॉर्क Q यहाँ पे रखा हुआ है, 2a यहाँ पे, तो आप इसको क्या लिख देंगे, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा है। तो टॉर्क आपको साइन थीटा है, यानी कि इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यानी कि वेक्टर फॉर्म में आएगा ये साइन थीटा को आप P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के रूप में यहाँ पे लिख सकते हो। तो टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, समझ में आया। P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, टॉर्क हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे अपन कंडीशन लगाएंगे कि अगर आपका एंगल जो दोनों आपकी जो टॉर्क यानी कि जो आपके फोर्स है दोनों F लाइक चार्ज है Q1 प्लस Q1 माइनस Q, दोनों अगर सेम एक लाइन में है, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, टॉर्क। अगर आप मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आपके परपेंडिकुलर अगर आपने कोई अच्छा देखा होगा कि एक अगर कहीं से वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है और वाटर फ्लो की
डायरेक्शन में अगर आपने कोई पत्थर रख दिया या आपने कोई कुछ भी कोई उसकी डायरेक्शन में अगर आपने कोई पत्थर या कोई लकड़ी बोल सकते हो या कोई भी एक आपने, हाँ, कुछ भी आपने अगर रख दिया तो वो डायरेक्शन में अगर सेम रहेगा तो उस पर टॉर्क यानी कि उस पर फोर्स वगैरह जो लगेगा, टॉर्क एक थोड़ा बहुत मिनिमम लगेगा, ठीक है। और अगर आपने इसको उसके सामने रख दिया तो वो पानी उसको बहा के ले जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपकी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अगर आपने प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को रखा है तो यहाँ पे आपका जो एंगल है, एंगल थीटा है, 0 होगा। थीटा अगर आपने 0 डिग्री लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या आपकी लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है, और आपने क्या किया है, जो आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, डायपोल है, डायपोल को आपने इसी की डायरेक्शन में रख दिया, तो थीटा 0 होने की वजह से आपका टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। देन कंडीशन नंबर 2, अगर आपने प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट रख दिया है तो आपका जो कोस साइन साइन 180 का वैल्यू भी कितना होता है, साइन 180 0 होगा। अगर आपने प्लस क्यू माइनस क्यू रख रहे हो या इंटरचेंज कर रहे हो, यानी कि आपको इंटरचेंज करने की वजह से भी इस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू रखा है या आप इधर माइनस क्यू और प्लस क्यू रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन माइनस क्यू ई होगी, और यहाँ पे इसकी जो क्रिया रेखाओं की जो डायरेक्शन है फोर्स की, वो प्लस क्यू ई इस साइड में होगी। और यहाँ पे क्या है, इसकी डायरेक्शन आपकी सेम सेम हो जाएगी, लेकिन आपका जो टॉर्क होगा, टॉर्क है वो दोनों कंडीशन में क्या होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं अपन कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके परपेंडिकुलर अगर आपने कोई किसी भी डायपोल को रखा है, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो जो आपका डायपोल की वजह से जो टॉर्क होगा, बल आघूर्ण होगा, वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन एंटी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो आपका टॉर्क होगा पीई, ठीक है। एग्जांपल अपन बाद में देखेंगे। अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ा है कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका हिंदी में बोलेंगे इसको रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश, लाइक पृष्ठ आवेश वितरण, और वॉल्यूम को बोलेंगे आयतन, आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपन ने ओनली जस्ट बात किया था कि अपन किस किस तरीके से लाइन चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से अपन क्या करते हैं, देखिए लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है, लाइन चार्ज है आपका, इसको आप लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन एल, ठीक है, क्यू अपॉन एल। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे आपका लाइन चार्ज है तो एल हो जाएगा 1D, 1 डायमेंशन में, सरफेस है तो 2 डायमेंशन में। देन वॉल्यूम, इसको आप लिखेंगे रो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेंसिटी। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपकी कोई एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है मैंने, इसको, इसकी टोटल जो लेंथ है उसमें मैंने इसको एल एल लिया है, एल, ठीक है, और छोटा सा एलिमेंट है डीएल, तो डीएल की वजह से आपका जो डेंसिटी होगा, यानी डीएल की वजह से होगा क्यू अपॉन डीएल। अब अगर आपको टोटल इसका जो और इसका जो चार्ज है, वो चार्ज मैंने क्या लिया, डी क्यू, ठीक है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू। अब अगर आपको इसको पूरा इंटीग्रेट करना है, पूरा इस लाइन की वजह से आपको पूरा चार्ज है वो, और लाइन की जो है वो, उसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, लेमडा को का इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसका अपन यूज क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका क्या यूज आएगा वो अपन आगे देखेंगे। और यहाँ पे भी क्या है आपका,
अगर इसको डी लेमडा में बोलता हूँ तो आपको कंप्लीट चार्ज लेमडा कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, डी लेमडा का आप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये डी लेमडा का इंटीग्रेशन आपको कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको कोई एक लाइन है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सतत आवेश वितरण जो अपन बोल रहे हैं कि सतत आवेश वितरण अगर आपको लाइन के रूप में, सरफेस और वॉल्यूम के रूप में अगर आपको दिया गया है तो आप इसका यूज यहाँ पे करेंगे, लेमडा इक्वल्स टू जो इंटीग्रेशन ऑफ डी लेमडा है उसका आप यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चार्ज अगर आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के रूप में, सरफेस और वॉल्यूम के रूप में दिया गया है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे डी क्यू, मैं इसको डी सिग्मा को आप यहाँ पे लिखूंगा डी क्यू अपॉन डी ए, यहाँ पे मैं डी रो को लिखूंगा डी क्यू अपॉन डी वी, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए डी सिग्मा इक्वल्स टू मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर एक मैं छोटा सा सरफेस लेता हूँ, एक सरफेस अपने को दिया हुआ है उसका एक छोटा सा एलिमेंट में लेता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा डी क्यू अपॉन डी ए सरफेस, और अगर वॉल्यूम में अगर मेरा एक छोटा सा एलिमेंट है तो मैं डी रो, सॉरी डी रो को क्या लिखूंगा, डी क्यू अपॉन डी वी। अब मैं यहां से क्या कैलकुलेट करने वाला हूं, अब मैं यहां से आपको बताने वाला हूं डी क्यू, आपको डी क्यू की फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। अगर डी क्यू की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, डी सिग्मा इंटू डी ए, ये हो गया आपका सरफेस के लिए, और डी क्यू इक्वल्स टू, अगर आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको सरफेस के लिए दिया गया है तो आप लिखेंगे डी क्यू इक्वल्स टू डी सिग्मा इंटू डी ए, अगर आपको वॉल्यूम के रूप में कोई दिया गया है तो आप लिखेंगे डी रो इंटू डी वी, और अगर लाइन के रूप में दिया गया है, लाइन के रूप में अगर आपको दिया गया है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, डी लेमडा इक्वल्स टू, ये चीज समझ में आई या नहीं आई ये आप मुझे बताएंगे अभी। तो आप इसको डी क्यू को लिखेंगे डी लेमडा और डी एल। अब यहां से आप देख रहे हो कि जो चार्ज का वैल्यू है, चार्ज का वैल्यू आपका वेरी कर रहा है, कहां से कैसे कैसे। अगर आपका लाइन है तो आप लिखेंगे डी लेमडा डी एल, अगर आपका सरफेस है तो आप लिखेंगे डी सिग्मा डी ए, और आपका अगर वॉल्यूम है तो आप क्या लिखेंगे, डी रो इंटू डी वी। अब इसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक समझ में आई कि लाइन चार्ज डेंसिटी को आप क्यू अपॉन यानी कि टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया और यहाँ पे आपका टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अभी अपन इसको देख रहे हैं कि लाइन की वजह से, जैसे आपका एक सरफेस है, ये आपका कोई एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया का एक मैं छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ, इसको मैंने ds बोला है या da बोल सकते हो आप, ds या फिर nda कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये ds या da इस एरिया की वजह से यहाँ पे आपका जो आपका चार्ज होगा dq वो क्या होगा, इस सरफेस एरिया पे यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो आपकी है डी सिग्मा, या सॉरी आप यहाँ पे हमेशा जो डेंसिटी है वो डेंसिटी वेरी नहीं करेगी, डेंसिटी आपका सेम रहेगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ओनली लेमडा लिखेंगे, सॉरी आपकी जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है, डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी, तो सिग्मा इंटू ds, ठीक है, डेंसिटी आपका सेम रहेगा। आप समझने के लिए इसको समझ सकते हो कि एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से आप वहां पे जो स्मॉल आपका जो डेंसिटी होगा उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन जो है वो डेंसिटी सेम रहेगा। तो अब अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका यूज कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज आएगा, ठीक है। तो अपन ने देखा यहाँ पे जो आपका लाइन चार्ज है डी क्यू अपॉन डी एल, यानी क्यू अपॉन एल आप इसको लिख सकते हो। तो अपन ने यहाँ पे लिखा है डी क्यू इक्वल्स टू लेमडा इनटू डी एल, ठीक है। डायमेंशन का कोई नहीं है, डायमेंशन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर आपको एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है, इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसी पॉइंट की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या है, चार्ज वेरी कर रहा है,
चार्ज वेरी कर रहा है, किसकी फॉर्म में कर रहा है, एक डेंसिटी की फॉर्म में वेरी कर रहा है। तो यहाँ आपको आपको एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल जो आपका लाइन एक सेगमेंट है, स्मॉल सेगमेंट है ये वाला डीएल, ठीक है, एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपको, यानी कि क्या दिया गया है, लेमडा का वैल्यू दिया रहेगा। तो आपको डीएल पे यहाँ पे जो चार्ज है आपने डीक्यू माना गया है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, डीक्यू कर देंगे, ठीक है। यानी एक पॉइंट की वजह से आप मान के चलो कि एक पॉइंट की वजह से आपका जो चार्ज है, पॉइंट की वजह से आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से आप क्या करेंगे, क्यू की जगह आप एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक पॉइंट जो है डीएल, डीएल जो छोटा सा आपका लाइन लेंथ है उसकी वजह से आपका जो चार्ज है डीक्यू आपने मान लिया, तो डीक्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डीक्यू का वैल्यू पुट करना है। कहीं भी लाइन चार्ज डेंसिटी हो, सरफेस हो और आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, उसमें आपको जस्ट डीक्यू की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अगर आपको लाइन के लिए पूछा गया है तो आप लेमडा इंटू डीएल कर देंगे, अगर आपको सरफेस के लिए पूछा गया है तो आप सिग्मा इंटू डीएस या डीए कर देंगे, और अगर आपको वॉल्यूम के लिए पूछा गया तो आप क्या कर देंगे, रो इंटू डीवी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इतना सा कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे आपका चार्ज वेरी कर रहा है, तो चार्ज को आप क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में जस्ट पुट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल लाइन या टोटल सरफेस या टोटल वॉल्यूम की वजह से आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे डी क्यू के लिए लाइन पे आपने डीएल लेमडा इंटू डीएल रख दिया है, इन शॉर्ट में पढ़ते हुए चल रहे हैं। अगर आपका सरफेस है, सरफेस के लिए अपन ने ऑलरेडी देखा कि सिग्मा इंटू डीएस होता है, तो सिग्मा इंटू डीएस के लिए आप क्या करेंगे, ये आपका एक सरफेस एरिया है, इसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी क्यू, तो यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू आप रखेंगे सिग्मा इंटू डीएस। ये चीज आप खुद करेंगे, एक बार देखेंगे, ठीक है। और अगर नहीं आता है समझ में तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन बहुत इजी सा है। सिंपली आपको क्या करना है, चार्ज आपका वेरी कर रहा है, यानी कि आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको बोल सकते हो कि एक इस पे एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया पे, इस सरफेस एरिया पे चार्ज चार्ज है वो क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो आपने जैसे डीएस एलिमेंट लिया है, तो इस डीएस एलिमेंट पे चार्ज है वो डीक्यू है, तो इस डीएस एलिमेंट की वजह से जो आपका चार्ज डीक्यू है, तो आपको डेंसिटी आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डेंसिटी दी हुई है तो आपको डीक्यू की फॉर्म में आपको यहाँ पे आपको पुट करना है, डीक्यू के लिए आप क्या कर देंगे, सिग्मा इंटू डीएस पुट कर देंगे। तो बेसिकली आपको मेन पॉइंट आपका क्या है ध्यान रखने के लिए, कि अगर आपको डीक्यू का वैल्यू लेमडा के फॉर्म में यानी कि लाइन के लिए पूछा जाए तो लेमडा इंटू डीएल, अगर आपको डीक्यू का वैल्यू अगर सरफेस के लिए पूछा जाए तो आपको सिग्मा इंटू डीएस, और अगर डीक्यू का वैल्यू आपको वॉल्यूम के लिए पूछा जाए तो आप क्या रखेंगे इसमें, रो इंटू डीवी। इस फॉर्म में रख के आपको इंटीग्रेशन कर देना है, आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आयतन आवेश वितरण यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम के लिए आपका क्या रखेंगे, क्यू का वैल्यू रो इंटू डीवी, ठीक है। सेम देखो रो इंटू डीवी की फॉर्म में आपको रखना है। अब यह एक आपका क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अपन ने ऑलरेडी पहले देखा था कि एक वो चार्ज शीट है, चार्ज शीट की वजह से अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपन ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आपको क्या दिया है, एक चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है क्यू का वैल्यू, और आपका सरफेस एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, और जो आपका एक समान रूप से वितरित है, यानी कि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कांस्टेंट कंटिन्यूअस है, और 10 मीटर डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी चार्ज शीट की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक साइड में होगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी साइड में होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपको ये नहीं पूछा गया कि किस साइड में आपको पूछा गया है, तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा, ये एक होता है प्लस डायरेक्शन में ये होगा, और ई माइनस शीट के दूसरी डायरेक्शन में क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अगर आपको इसमें कोई डायरेक्शन नहीं पूछी गई है तो आपको क्या करना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपको दिया गया है, तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आप क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब आपको पता है कि सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा का वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे क्यू अपॉन ए। तो क्यू का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये चार्ज का वैल्यू क्या है, इतना है, और ये सरफेस एरिया क्या है आपका, इस सरफेस एरिया में आपको क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यहाँ पे आप सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन पुट करेंगे, क्यू का वैल्यू आपका हो गया 17.7 इंटू 10 की पावर 10 रेज़ टू पावर -4 2, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और आपको सरफेस का वैल्यू पुट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 2.
5 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब आपको पता है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर आप देख रहे हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का आप यहाँ से आपको यूनिट पूछा गया है, यूनिट अगर आपको लास्ट में यूज करना है तो आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से भी आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आपको पता है क्यू का वैल्यू क्यू का रखेंगे एक का, देन एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो आप इनको अगर कैंसिल आउट करेंगे, पूरा मैनेज करेंगे तो आप न्यूटन पर कूलम आपका आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसका क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हो गया। देन है अपना गॉस लॉ, लास्ट टॉपिक है अपना गॉस लॉ। गॉस लॉ की वजह से अपन पढ़ेंगे कि फ्लक्स जो है वो क्या होगा। जो कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है वो पहले हिंदी में, देन अपन इसको इंग्लिश में पूरा पढ़ेंगे। इंग्लिश की जो पीपीटी अपनी बनी हुई है उस पर अपन वहां से पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है आदित्य, तो गॉस लॉ क्या है, गॉस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से क्या है जो आउट फ्लक्स जो आउट हो रहा है वो क्या है कि उसके जो कंप्लीट जो चार्जेज है उसे जो एनक्लोज यानी कि उस सरफेस एरिया में जो एक काल्पनिक आपको क्या करना है, एक पृष्ठ लेना है और उसमें जो एनक्लोज चार्जेज है उसका 1/ε0 टाइम्स क्या होगा आपका आउट ऑफ फ्लक्स होगा। उस सरफेस एरिया से जो फ्लक्स आउट होगा वो क्या होगा, उस टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। जस्ट इतनी सी आपकी क्या है बात बोली गई है, गॉस ने इतनी सी आपको एक स्टेटमेंट दिया कि जो आपका एक काल्पनिक आपको एक क्या करना है, एक पृष्ठ लेना है, यानी कि एक आपको एक एरिया लेना है, उस एरिया में जो टोटल चार्जेज है एनक्लोज जितने टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो ये बात इतनी बोली है। इसके बाद में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से भी इसको रिलेट करेंगे और एक आप नया इसमें जो आप करेंगे वो क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको पता है फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हो आप, या अगर आपको कोई स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल एरिया के लिए है तो आप डीएस वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसको आप अगर डीएस लिख रहे हो तो आप इसको लिखेंगे डी फाई। अब आपको गॉस ने क्या बोला है कि फाई इक्वल्स टू क्या होगा आपका टोटल चार्ज। एक सरफेस एरिया ले लिया मैंने कि ये एक सरफेस एरिया है मेरा, इस सरफेस एरिया में जो टोटल चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू प्लस प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस, जितना भी मेरे टोटल चार्जेज है इसको मेरे को क्या करना है, इसका समेशन कर लेना है, समेशन क्यू। ठीक है, तो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो होगा वो इस एरिया से क्या होगा, आउट जो होगा वो फ्लक्स आउट होगा। ठीक है, अब अपने को डेफिनेशन फ्लक्स की डेफिनेशन से पता है फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए डी फाई इक्वल्स टू, तो फाई आपका क्या हो जाएगा टोटल, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लोज आप सरफेस ले सकते हो यहाँ पे, और फाई इक्वल्स टू आपको बोला गया है कि समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों डेफिनेशन से आप इनको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका फाई। अब अगर आपको फाई पूछा जाए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में दिया हुआ हो, आपको टोटल चार्ज दिए हुए हो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट दोनों डेफिनेशन यूज करके आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फाई की डेफिनेशन से आपका हो गया फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक जैसे आपका ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जा रही है, और यहाँ पे आपने एक सरफेस आपका गोस सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी तो क्या है, कुछ लाइन से वो सरफेस एरिया के हो सकता है बाहर से भी जा रही हो, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको लेना है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो चार्जेज हैं समेशन क्यू, वो समेशन क्यू चार्जेज क्या लेना है, जो इस सरफेस एरिया के
इस सरफेस एरिया को जो बाउंड चार्जेज है वो आपको क्या करना है, चार्ज लेना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आपको सिग्मा यानी कि आपको क्यू की फॉर्म में, क्यू की जगह आपको लाइक अगर आप मानो कि यहाँ पे आपको सरफेस चार्जेस दिए हुए हैं तो आपको उसको सिग्मा इंटू डीएस लिखेंगे, सिग्मा इंटू डीएस लिखेंगे। तो सिग्मा का वैल्यू क्या आपका क्यू अपॉन ए। तो अगर यहाँ पे आपको सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है तो अब जो आपका सिग्मा इंटू डीएस रहेगा वो आपको इस एरिया का सरफेस इंटीग्रेशन लेना है, ना कि टोटल आपको चार्जेस लेने हैं, ठीक है। तो टोटल जो एनक्लोज चार्ज होगा वो क्या होगा, उस एरिया का रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। अगर इस सरफेस एरिया को मैं उस सरफेस को वहां पे कोई मीडियम फिल कर देता हूं तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन नॉट यानी कि एप्सिलॉन आर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको बोल सकते हो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होता है आपका समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब गोस के नियम से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट क्या है, देखिए लाइन टू लाइन। फर्स्ट फैक्ट है आपका कि गोस के नियम में एक बंद पृष्ठ का निर्माण किया जाता है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सके। ऐसे पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। यानी कि इसके लिए आपको क्या करना है कि या तो आपने सर्किल ले लिया या आपने स्क्वायर ले लिया, इस तरीके से आपको लेना है कि आप उसका अगर आपको सरफेस कैलकुलेट करना है तो आप इजीली सरफेस को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। गॉस नियम बंद वक्र पृष्ठ के आकार आकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कि गॉस का जो नियम है उसमें आपको क्या किया है, आपको ओनली टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट का आपको एक नियम दिया गया है। यहाँ पे कहीं भी आपको कोई उसकी लाइक जो शेप और उसका जो एरिया वगैरह किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है वो, ठीक है। उनके टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट यानी कि माध्यम की जो प्रकृति है, यानी कि वो निर्वात है या आपका जो माध्यम है उस पर डिपेंड करेगा, ना कि किसी आकार आकृति और क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ से आपको एक छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि गॉस का नियम है वो किस पे डिपेंड करता है। तो गॉस का नियम है वो सिर्फ आपको क्या करता है, आपका जो टोटल चार्ज है फाई इक्वल्स टू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस है वो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस। ये जो आप इंटीग्रेशन देख रहे हो ये आपकी फ्लक्स की डेफिनेशन है, ना कि गॉस नियम है, ठीक है। गॉस का नियम क्या है, फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि टोटल चार्जेज और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। गॉस का नियम आपको, अच्छा अपन जब 12th में पढ़ते हैं तो अपन ने भी पढ़ा है कि समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन इस छोटी सी एक बात पे अपन ध्यान नहीं देते हैं कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या सरफेस इन पे डिपेंड नहीं करता है। गॉस का नियम सिर्फ समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी कि टोटल चार्ज और आपका जो एप्सिलॉन नॉट यानी माध्यम की जो प्रकृति होगी, निर्वात की या जो भी है जो आपको दिया गया है उस पर माध्यम की प्रकृति और टोटल चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट है, अच्छा थर्ड पॉइंट रह गया कि समेशन क्यू का अर्थ है बंद प्रश्न में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग यानी कि टोटल चार्जेस, ठीक है। गॉस के नियम में विद्युत फ्लक्स का मान बंद प्रश्न में उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रकृति व माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। ये अपना पॉइंट आ गया है। देना है गॉस के नियम केवल उस सदिश क्षेत्र के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम कौन सा है आपका, यानी कि आपको Q1 Q2 आपका प्रोपोर्शनल एंड 1/r²। तो यहाँ पे व्युत्क्रम वर्ग नियम है कि 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कूलाम के नियम से अपने को क्या है, गॉस के नियम की आपको क्या करना है, व्युत्पत्ति करना है, यानी कि आपको फाइंड करना है कि किस तरीके से कूलाम के नियम से आपका गॉस लॉ है वो रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अपन एक कोई सरफेस एरिया लिया है, यहाँ पे आपका पॉइंट चार्ज क्यू है। अच्छा आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? तो अभी अपन देख रहे हैं गॉस का नियम, कूलाम के नियम से अपने को गॉस का नियम देखना है। तो अपन ने क्या किया है, एक पॉइंट चार्ज है क्यू, एक और अपने एक सरफेस लिया है गॉस सरफेस अपन जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस सरफेस की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जो अपने जो क्लोज सरफेस लिया है तो उसका अपन एक सरफेस का एक एरिया ले लेंगे। सरफेस है यहाँ पे, टोटल जो सरफेस है उसको अपन एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सरफेस का अपन डीएस एरिया लिया है, ठीक है। उस डीएस एरिया की वजह से इस एरिया के कारण इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और एरिया के बीच की जो डायरेक्शन है यानी और उनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो होगा आपका
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो इस डीएस एलिमेंट से डीएस जो सरफेस एरिया है, यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट होगा वो क्या होगा, ई डॉट डीएस कोस थीटा। अब आपको क्या करना है, थीटा के बीच में, अब यहाँ पे आप जो ई का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, वो डी फाई की वैल्यू में आप यहाँ पे आप पुट करेंगे, ठीक है। तो आपका 1/4 पाई यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डीएस कोस थीटा हो जाएगा। और इसके बाद में आपका फाई क्या हो जाएगा, टोटल जो चार्ज है, टोटल फ्लक्स है, वो आपको फाई का इंटीग्रेशन करना है। तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर डीएस कोस थीटा, तो क्यू आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट है, टोटल चार्ज आपका क्या है, ओनली एक पॉइंट चार्ज दिया गया है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डीएस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अपने को क्या ध्यान रखना है, मेन अपना पॉइंट है यहाँ पे डीएस अपॉन कोस थीटा आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन का अपने को बेटर रहेगा कि इंटीग्रेशन आपको लाइक इंटीग्रेशन है वो आपका इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से एक सरफेस पे, एक सरफेस है डीएस, ठीक है। यहाँ पे आपका एंगल है वो कौन सा, सॉलिड एंगल एक फॉर्म हो रहा है, इसको आपको समझना है। तो आपका जैसे एक पॉइंट चार्ज है, जैसे कि आपका मेरा एक पेन है, ये पेन आपका यहाँ से एक निप है इसका, इस निप से यहाँ पे आपका क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, ये आप इसका वो एक वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप इसको सरफेस में आप फॉर्म करेंगे, जैसे आपका आइसक्रीम का कोन होता है, तो इस पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट चार्ज पे आपका क्या है, लाइक इस निप पे आपका एक चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज की वजह से चारों तरफ एक है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस सरफेस को अपन ने क्या है, एक गॉस सरफेस अपन ने माना है। तो इस पॉइंट की वजह से इस डायरेक्शन में जो अपना डीएस सरफेस एलिमेंट है, यानी कि ये मान के चलो कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट सरफेस एलिमेंट लिया है, इसकी वजह से जो फ्लक्स आउट होगा वो क्या होगा, फाई इक्वल्स टू आपका है ई डॉट डीएस, यानी ई का वैल्यू आपका अपने ऑलरेडी पता है कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू होता है। आपको ध्यान में रखना जो ये सॉलिड एंगल होगा, यानी कि एक होता है एंगल आपका टू सरफेस के बीच में, एक होता है पूरा टोटल रोटेशन जो होगा, उस सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या होगा, वो आपका यहाँ पे है क्यू अपॉन आर स्क्वायर डीएस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का वैल्यू होता है, अगर आपको कहीं भी सॉलिड एंगल का पूछा जाए तो उसका वैल्यू होता है 4 पाई, ठीक है। सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई। तो फाई आपने ऑलरेडी आपको पता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह है आपका डीएस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि कूलाम के नियम से अपन ने देखा कि आपका जो एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो सॉलिड एंगल जो फॉर्म हो रहा है, गॉस अपने क्या किया, एक सरफेस, अब तक अपन क्या कर रहे थे कूलाम के नियम में, पॉइंट की वजह से एक लाइन की डिस्टेंस में देख रहे थे, लाइन की डायरेक्शन में अपन एक सरफेस देख रहे थे या इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे। अब अपन ने क्या किया, एक सरफेस, उस एक पॉइंट चार्ज की वजह से उस सरफेस एरिया में कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जो एंगल बन रहा है, वो एंगल सॉलिड एंगल कितना होगा, 4 पाई होगा। तो यहाँ से 4 पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, तो यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगा, यानी आपका फाई क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कूलाम के नियम से आपको क्या करना है, गॉस का नियम रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई कहीं पूछा नहीं जाएगा कंपटीशन एग्जाम्स में, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो गॉस लॉ है वो क्या है, ठीक है। कूलाम के नियम से रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा जाएगा कोई भी। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करना है, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो सॉलिड एंगल है, वो सॉलिड एंगल आपको ध्यान रखना है कि उसका वैल्यू 4 पाई होगा, और 4 पाई का वैल्यू आप पुट करेंगे तो 5 इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 2-3 पॉइंट है, ये आपको डायरेक्टली जो एक बार अपन ड्राइव करेंगे, ड्राइव करने के बाद में आपको जो वैल्यूज है, जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा कि डायपोल की वजह से जो आपका केपी अपॉन आर क्यूब होता है, वो होता है निरक्स पे, और एक्स पे क्या होता है 2 केपी अपॉन आर क्यूब होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे, तो ये ऐसे आपको क्या करना है, याद में रखना है। गॉस के नियम से है, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक चार्ज है, उस लेंथ एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी वजह से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है।
अच्छा, अगर अपन इनको रिवाइज करते हुए चल रहे हैं और उस पर अपन क्वेश्चंस करें ज्यादा से ज्यादा तो आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सब चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, तो जस्ट आपको रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आपका एक लाइन चार्ज है, देखो आपका एक लाइन चार्ज है ये वाला, एक लाइन है जो चार्ज है। यहाँ पे अपन ने एक डीएल एलिमेंट लिया है, और जिस पे डीएल एलिमेंट पे अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डीएल एलिमेंट की वजह से जो चार्ज है अपने डीक्यू लिया है, स्मॉल चार्ज। यहाँ पे भी अपन ने एक डीएल एलिमेंट लिया है, उसकी वजह से डीक्यू चार्ज है। अब अपने को इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए किसी पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पी पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली। ठीक है, डीई वेक्टर, डीई वन वेक्टर, यहाँ पे होगी आपकी डी ई टू वेक्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों डीई वन और डीई टू वेक्टर हो गया। अब इसका एक कंपोनेंट लेना है आपको, इस पॉइंट पे आपका क्या होगा कंपोनेंट, यानी कि डीई टू वेक्टर इस वाई एक्सिस पे और डीई टू एक्स एक्सिस पे, डीई वन वाई एक्सिस पे और डीई वन एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो एंगल है वो थीटा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। जिस साइड में आपका एंगल होता है उस साइड में आपको क्या लेते हो, कोस थीटा लेते हो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो डी टू आपका साइन थीटा और डी टू कोस थीटा। ठीक है, ये एक लाइन की वजह से, यानी कि उस लाइन की वजह से यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट है उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वाले पॉइंट की वजह से आपका जो कंपोनेंट लेंगे वो हो जाएगा आपका डीई वन साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डीई वन साइन थीटा। अब आप देख रहे हो कि आपका जो चार्ज है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट है। तो आपका चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा आपका सेम होगा। तो डीई वन और थीटा का वैल्यू भी सेम है, तो डीई वन और डीई टू साइन थीटा जो है वो सेम है, और डायरेक्शन क्या है दोनों की अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से आपका दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और टोटल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, उसके एक्सिस में होगी, यानी उसके नॉर्मल में होगी। और वो क्या है, टू डी ई वन या टू आपका जो है वो दोनों सेम रहेगा। आगे चलते हैं, डी ई वन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या है, देखो आर ये दोनों की डिस्टेंस है, और एल क्या है टोटल जो अपने 12 लेंथ लिए, तो जो मिड पॉइंट से ये एल है ये भी एल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये अगर आपको ये पूछा जाए डायरेक्ट ये डिस्टेंस, ये आपको पूछा जाए तो ये कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के डी क्यू अपॉन आर का वैल्यू क्या है आपका, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस लाइन सेगमेंट की वजह से और इस लाइन सेगमेंट की वजह से। ठीक है, तो आप टोटल यहाँ पे करेंगे, दोनों सेम है, डीई वन और डीई टू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। तो दोनों की वजह से आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 2DE cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे, और DE का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से आप पुट करेंगे, आर स्क्वायर का वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया। देन अपन देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है अपना विद्युत क्षेत्र की जो आपकी डायरेक्शन होगी, वो आपकी डायरेक्शन आपकी आ गई है। देन आपको उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपन ने अब तक क्या किया कि एक लाइन की वजह से, आदित्य एक मिनट, तो आदित्य अब तक अपन ने देखा है कि जो अपना लाइन है, लाइन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपकी एक्सिस में हो जाएगी। देन अपन पढ़ेंगे इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब अपन देखेंगे यहाँ पे जो अपना पॉइंट है गॉस नियम, गॉस का नियम है अपन यूज करेंगे। इस लाइन की वजह से, लाइन सेगमेंट की वजह से मैंने क्या किया है, गॉसियन सरफेस माना है, गॉसियन सरफेस माना है ये वाला। तो आपको पता है कोई भी एक पॉइंट लाइन है या कोई भी है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होती है, तो सिलेंड्रिकल शेप की वजह से अपन ने क्या किया है, एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप ही माना है जिससे अपना क्या है, एरिया अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस सिलेंड्रिकल, एक सिलेंड्रिकल होगा उसकी सरफेस 3 सरफेस होगी,
एक एक ऊपर का जो होगा वो लाइक सर्किल होगा, नीचे भी एक सर्किल होगा, और आपका एक सिलेंड्रिकल जो आउटर एरिया होगा, ठीक है। तो तीनों सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसके बीच में जो आपका रहेगा जो फ्लक्स के लिए अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो ये पॉइंट है आपका S1 सरफेस है। तो S1 सरफेस आपको देखो, S1 सरफेस यहाँ पे है, तो सरफेस की डायरेक्शन होगी इस सरफेस के नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस दोनों में जो एंगल है कोस थीटा यानी कि 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने की वजह से इस सरफेस एरिया की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, देन सॉरी फ्लक्स 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो सरफेस है यहाँ पे भी क्या है, डीएस की डायरेक्शन जो नीचे का आपका जो सर्किल है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसकी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है इस तरफ सभी सरफेसेस के लिए। तो यहाँ पे भी आपका एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका फ्लक्स का वैल्यू आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका सरफेस एरिया उसकी डायरेक्शन क्या है सेम है। तो अब अपन देखेंगे आपका जो लाइन चार्ज है डी क्यू समेशन क्यू क्या हो जाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी इनटू टोटल लेंथ, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा टोटल चार्ज, अगर आपको डेंसिटी के फॉर्म में दिया हुआ है जैसे क्यू सिग्मा लैम्डा इक्वल होता है क्यू अपॉन एल, तो आपका टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा लैम्डा इनटू एल, ठीक है, जो एल लेंथ टोटल दी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका लैम्डा इनटू 12 भी आप ले सकते हो कि टोटल जो लेंथ है टोटल चार्ज क्या है लैम्डा इनटू 12, क्योंकि 12 लेंथ का आपका क्या है लाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेंगे सिग्मा इनटू डीएस गॉस के नियम से, अपन जानते हैं फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस, इसको आप लिखेंगे ई डीएस cos थीटा इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन क्यू को आप क्या लिख सकते हो, समेशन क्यू को अपन ने लिखा है लैम्डा इनटू एल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को आपको क्या करना है तीनों सरफेस के लिए अप्लाई करना है। ई डॉट डीएस आपका फाई की जो फ्लक्स की डेफिनेशन से ई डीएस cos थीटा हो जाएगा, और जो गॉस के नियम से क्या हो जाएगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन क्यू का वैल्यू क्या है लैम्डा इनटू डीएल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लैम्डा इनटू एल तो क्या है टोटल उस सेगमेंट की उस लाइन की वजह से आपका जो चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको क्या है पता हो गया। लेकिन अब तीनों सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है S1 S2 और S3 तीनों सरफेस के लिए आपको क्या करना है एंगल की वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या है वैल्यू आ जाएगा। तो S1 और S2 सरफेस है दोनों के बीच में क्या है एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। और S2 सरफेस है यानी कि आपका जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस की डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका EDS हो जाएगा आपका S2 सरफेस, ठीक है। तो EDS हो जाएगा आपका S2 सरफेस, तो ये हो गया आपका लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि एक जो सिलेंड्रिकल यानी कि बेलन जो होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अब आप देखेंगे कि ये जैसे मैंने सरफेस लिया, ये मैंने सिलेंडर लिया, यहाँ पे जो सरफेस है और यहाँ पे जो सरफेस है दोनों की वजह से क्या हो रहा है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सरफेस एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आउटफ्लक्स है आउटफ्लक्स हो रहा है वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और इस सरफेस एरिया की वजह से जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब आपको क्या करना है ध्यान रखना है ओनली इस सिलेंड्रिकल सरफेस की वजह से। अब आपको पता है कि ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस बना है वो कैसे बना हुआ है n नंबर ऑफ सर्किल से बना हुआ है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे करेंगे यानी कि इसको आप पीसेज में काट सकते हो, ठीक है। तो ये पीसेज में आप काट सकते हो यानी कि एक का आपका क्या हो जाएगा, एक का एरिया क्या हो जाएगा 2πr, अगर आप मैं इसको r रेडियस का मानता हूं तो 2πr, ठीक है। और इसकी लेंथ अगर मैंने l ले ली, लेंथ मैंने अगर l ले ली, ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी तो इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा 2πr इंटू एल। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि 2πr एल क्या होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि जो आउटर सरफेस होती है जो एक सिलेंड्रिकल सरफेस होती है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है 2πr इंटू एल होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे डीएस एलिमेंट का, आप जो डीएस एलिमेंट है वो आपका क्या है जो आपका लाइन
आपका जो सिलेंड्रिकल शेप है उसकी जो ये वाला जो सरफेस एरिया है पूरा, इस सरफेस एरिया का क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट आपने लिया ds, तो ये ds क्या हो जाएगा 2πr l, और यहाँ पे है आपका ऑलरेडी चार्ज की फॉर्म में लेमडा इंटू एल, ठीक है। तो आपका एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक लाइन की वजह से लेमडा जो ई का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया आपका लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 2k लेमडा अपॉन आर, आर के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। इसके बाद में आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कोई आपका सरफेस, यानी कि आपने पहले अब तक एक लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है, अब आपका क्या है, एक शीट, यानी कि एक आपको एक चार्ज शीट है, एक आपको यूनिफॉर्म चार्ज शीट अगर दे दी जाए तो यूनिफॉर्म चार्ज शीट की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सेम आपका वही चीज रहेगी, ठीक है। आपका जो इसकी डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की d2 sin थीटा, यानी आप मान के चलो कि एक लाइन है, आप मान के चलो एक लाइन है, बस आपने एक लाइन चार्ज दी है और इसका एक सरफेस है, ठीक है। तो आपको सरफेस की वजह से क्या चेंजेस आएंगे वो अपने यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट करेंगे। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों सेम रहेगी, ये वाला भी सेगमेंट है वो लाइन और सरफेस की वजह से सेम रहेगा, ठीक है। ज्यादा कुछ आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इंटेंसिटी के लिए आपको क्या करना है कि आपने मान के चला, आप मान के चले कि यहाँ पे कोई एक जो आपका सरफेस है, इस सरफेस की वजह से इस पॉइंट पे क्या है, एक कोई अगर लाइन है, तो इस लाइन पे अगर आपको क्या करना है, इस बार सिलेंडर आपको इस तरफ ऐसे रख देना है। तो यहाँ पे आपका सिलेंडर है वो आपने इस बार इस तरफ रख दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ds आपका इस तरफ है और ds आपका इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दो सरफेस की वजह से इस बार क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जो तीसरी सरफेस है इस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, आपको फ्लक्स बोलना है क्योंकि आपका फ्लक्स आउट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड सरफेस है, यानी कर्व सरफेस जो सिलेंडर का है, इसकी वजह से आपका जो फ्लक्स है वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन आपका जो जो दोनों आपके एंड स्टार्टिंग जो आपका सर्किल्स है, इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आउट होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, q का वैल्यू है q का वैल्यू आपको क्या पुट करना है, जैसे अपने पहले बात करी थी, लाइन की वजह से आपका था q का वैल्यू लेमडा इंटू एल, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, q का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, जस्ट चेंज करना है, ये चेंज करना है। अपन इस मंथ में फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, फिजिक्स के जितने भी 15 लेक्चर हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, चाहे अपने क्लास 2 घंटे की लेनी पड़े या 3 घंटे की लेनी पड़े, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर करने के बाद में इन पे अपन 100 अपने जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो आपका जो सरफेस एरिया है, जो आपका सर्कुलर जो फेस है S1 और S2, इसकी वजह से आपका क्या होगा, फ्लक्स आउट होगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, यानी कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी दोनों में, कोस थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो कोस थीटा 0 है तो मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे क्या है, आपका एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आउट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि गॉस जो नियम है वो यहाँ पे सरफेस S1 और S2 के लिए अपन अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो आपको पता है कि गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो समेशन q को आपको क्या कर देना है, समेशन q को आपको कर देना है सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अपन देखो आगे क्या होता है, इसको अपने को सरफेस को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी कि आपका S2 सरफेस जो थी आउटर सरफेस, इसकी वजह से आपका जो फ्लक्स है वो क्या होगा, 0। और यहाँ पे आपका सॉरी S1 S2 अपने लिया था जो दोनों आउटर सरफेस है उनकी वजह से, और S3 थी अपनी जो सर्कुलर जो है सिलेंड्रिकल जो सरफेस थी वो थी आपकी S3, तो वो अपनी हो जाएगी 0। और S1 और S2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो S1 और S2 का जो क्या सरफेस क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको टोटल S लेता हूं तो ES, इसको 2πr भी लिख सकते हो आप, और उस 2πr या उसको आप में जस्ट S लिख दिया है, तो ये 2ES हो जाएगा। देखो ये सेम रहेगा, ES1 और ES2 जो दोनों सरफेस है वो दोनों सेम रहेंगे। तो S1 S2 क्या है, इसको मैंने टोटल S मान लिया है, तो ES हो जाएगा, तो 2ES इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा S
जो सरफेस एरिया था आपका, देखो आपने एक चार्ज शीट लिया था, इस चार्ज शीट की वजह से अगर एक छोटा सा एलिमेंट है डीएस एलिमेंट है जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आपका जो चार्ज है डी क्यू वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीएस, ठीक है। और अगर आपको अगर टोटल चार्ज करना है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। तो यहाँ पे आपने सिग्मा इंटू एस का वैल्यू पुट कर दिया। तो अपन ने जैसे लास्ट क्वेश्चन देखा था कि एक चार्ज शीट की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपको एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 का वैल्यू आपका क्या है, वो यहाँ आ जाएगा। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके रूप में वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है आपका जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा के रूप में वेरी कर रहा है, और इस पे डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल आर की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट है ये, ठीक है। ये है आपका एक चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपका चार्ज शीट अगर आपको दिया हुआ है तो चार्ज शीट की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये। अब आपको क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम के रूप में एक कोई स्पेरिकल सेल दिया हुआ है, स्पेरिकल सेल दिया हुआ है, गोलीय कोष दिया हुआ है, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू अपॉन ए, तो आपका सेम रह जाएगा। ए क्या है आपका, अच्छा इसको कल करें क्या, या अभी कर सकते हैं, आदित्य बताओ जल्दी, लास्ट टॉपिक बचाइए, अभी कर लेते हैं, क्या बोलते हो, जब समझना ही है छोटा सा, उसके बाद अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके आदित्य कह रहा है कर दो। तो यहाँ पे देखो, अब अपने तीनों जो सरफेस है, लाइन अपने देख लिया, सरफेस अपने देख लिया, लास्ट अपना जो है वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में आपको क्या करना है, आपका जो एक जो उसका सरफेस होगा, सरफेस की वजह से डेंसिटी, आपको पता है कि कोई भी वॉल्यूम है तो एक आपका जो उसके सरफेस पे चार्जेस होंगे, ठीक है। तो उसके सरफेस पे चार्जेस, तो आपका सिग्मा जो डेंसिटी है वो क्या होगी आपकी, क्यू अपॉन ए, और ए का वैल्यू क्या है आपका 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर क्या है, इसका सरफेस एरिया है, ठीक है। तो इस सरफेस एरिया की वजह से आपने क्या किया है, देखो एक आर जो रेडियस का आपने की गोली के जो स्फेरिकल सेल लिया है, और उस पर प्लस क्यू चार्जेज है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस, उसके जो सेंटर पॉइंट है ओ से आपको आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है, वहां पे आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पूछी गई है, ठीक है। तो इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे इस, अच्छा एक होता है सरफेस होता है, एक होता है वॉल्यूम होता है। तो स्फेरिकल सेल जो है आपका गोलीय कोष जिसको अपन बोल रहे हैं हिंदी में, तो उसका आपका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, और आपका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा आपका 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये होता है आपका इसका वॉल्यूम। लेकिन आपको पता है कि किसी भी जो सरफेस है, यानी कोई भी आपका स्फेरिकल सेल है, उसके सरफेस पे हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि उसके अंदर होता है। तो आपका सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम होते हुए भी आपको यहाँ पे क्या करना है, सरफेस लेना है, ठीक है। ओके आदित्य, तो यहाँ पे सरफेस आपका क्या है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। देन फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, अगर आपका जो कोस थीटा का वैल्यू है वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्या होगा, किसी भी ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका जो एक स्पेरिकल सेल है, पूरा स्पेरिकल सेल है, उसके किसी भी पॉइंट से उसके नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। उसका यानी सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो जो थीटा का वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपका सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो आपका ईडीएस कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपका सरफेस एरिया यहाँ पे डीएस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या करेंगे आप, तो डीएस आपका क्या है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर है, आर आपका क्या लेंगे, जिस पॉइंट पे आपको आर स्क्वायर क्या है, जिस पॉइंट पे आपको यानी आपको गॉसियन सरफेस आपने जो लिया है, वो सरफेस जो आपने लिया है वो आपकी डिस्टेंस होगी किसी भी रेडियस पॉइंट, यानी कि ये अगर मेरा चार्ज स्फीयर है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब अगर मेरे को पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर मेरे को पूछा जाए आर पे, इस पॉइंट आर पे इसकी मेरी रेडियस ये वाली आर है, मैंने कैपिटल आर लिए, और यहाँ पे मेरे को आर पूछा जाए, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो मैं सरफेस ले रहा हूँ, ये देखिए आप इसमें डायग्राम में देख लीजिए, इसका रेडियस मेरा यहाँ पे आर है, ये वाला रेडियस मेरा आर, चार्ज जो मेरा स्फेरिकल सेल है इसकी रेडियस आर है, लेकिन मेरे को इस पॉइंट आर पे पूछा गया है
रेडियस आर पे, स्मॉल आर पे मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी गई है तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में सरफेस में ये वाला आर स्क्वायर यूज में करूंगा इसका, क्योंकि मुझे गोलीय जो अपना जो गोस सरफेस है, गोस सरफेस अपने को क्या करनी है, यूज में लेनी है। तो वो क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, क्यू का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू आपका सिग्मा इंटू उसका सरफेस एरिया। क्यू है आपका सिग्मा इंटू डीएस, और डीएस आपको अगर इंटीग्रेशन करना है इसका तो डीएस क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब आपको स्मॉल आर नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो सरफेस यानी चार्ज जो है, क्यू का वैल्यू, क्यू किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर की जो आपकी रेडियस है वहां पर ही आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे आपको 4 पाई आर स्क्वायर लेना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपका जो ये वाला है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जिस पॉइंट पे पूछा गया वहां पे आपको आर का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चार्ज का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ई का वैल्यू है उसमें सिग्मा इंटू एस सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर हो गया। यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्पेरिकल सेल और सॉरी स्फीयर, ड्यू टू ए स्फीयर, स्फीयर है आपका गोलीय कोश, इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक कॉमन फॉर्म आ गया सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अगर आपको अब अगर आपको किसी उसके पॉइंट पे, यानी कि आर जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू मैं आर ले लेता हूं, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने देखा था कि आपका चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आपका जो स्फेरिकल सेल है उसकी वजह से होगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बोले कि अगर आप पृष्ठ पर यानी कि r इक्वल टू आर पे अगर आप रखते हो तो आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी बोल सकते हो आप। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से, और अगर इसको आप लाइक इक्वेशन 4 में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आपको आर के अंदर पूछा गया तो आपको पता होगा कि किसी भी चार्ज जो आपका स्पेरिकल सेल या कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो टोटल चार्ज होता है समेशन क्यू है उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा उसके अंदर 0 होगा। ठीक है, इसका मेन रीजन है कि उसके जो एनक्लोज चार्ज है वो एनक्लोज चार्ज की वैल्यू 0 होती है, इसलिए उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेरिकल सेल की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हो आर की फॉर्म में, अगर आपको आपका जो रेडियस है जो आर आपका दिया हुआ है स्पेरिकल सेल, उससे अगर आपका ग्रेटर देन आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन अगर कैपिटल आर है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपका आर इक्वल टू आर है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इनसाइड क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब अपन 1 मिनट के लिए अपना पीपीटी चेक कर लेते हैं। आई थिंक फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। आदित्य अपने दोस्तों को बताओ, जितने भी दोस्त हैं, कि जल्दी से जल्दी सीयूटी के क्लासेस स्टार्ट करें, टेस्ट वगैरह होंगे और इस वीक आपका सभी बच्चों के टेस्ट होंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अपनी तरफ से। ठीक है, क्लास 12 आप तो लेक्चर्स देख रहे हो ना, आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर रहे हो क्या? हाँ सर। सर ये टेस्ट कब होगा? टेस्ट संडे को होगा, इस वाले संडे को ही ना? हाँ इसी संडे को, इसी चैप्टर पे होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक इस संडे को आने में 3 दिन है, तो 3 और आपको संडे को भी मैं मॉर्निंग में क्लास लेके और आपका संडे को दोनों चैप्टर का आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ ली है। ये देखो ये पीपीटीज आप यहाँ से ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत अच्छे दिए हुए रहते हैं कुछ कुछ। जैसे अपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपका, जो ई अलोंग द सरफेस है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द सरफेस है तो आपका फाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो आपका फाई क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई डॉट एस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सरफेस परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स होगा, यानी कि सरफेस परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो जो सरफेस की डायरेक्शन होती है, सरफेस की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, इस वजह से आपका क्या होगा, इस वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक मिनट, तो अपन यहाँ पे देख रहे थे गॉस लॉ। गॉस लॉ अपने यहाँ से पीपीटी से अपने सारा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस आइदर परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा या उसके टेंजेंशियल होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये सब आपके पढ़ चुके हैं। Gauss law application of point charge and line charge, तो point charge की वजह से k q upon r square e dot s q upon epsilon naught, और line की वजह से क्या होगा lambda into l और अपन epsilon naught 2 pi r l। इसका डायरेक्ट अपन यहाँ पे क्या कर, थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है, q enclosed lambda into l है, और e dot s यहाँ पे s का वैल्यू है वो 2 pi r l हो जाएगा सिलेंड्रिकल की वजह से, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught लाइन चार्ज की वजह से। ये पीपीटीज एक बार लास्ट अपन कल की क्लास में थोड़ा सा और इन शॉर्ट में 5 से 10 मिनट के लिए देख लेंगे। ठीक है, आप एक बार आदित्य पढ़ना, एप्लीकेशन पे पूरी पीपीटीज दी हुई है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो बता देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्विलेटरल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कैलकुलेट कर चुके हैं डायपोल की वजह से, इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक्सिस पे भी कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स एक बार अपन फिर से डिस्कस कर लेंगे, और इसमें एक जो मिसलेनियस होता है, यानी कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये जरूर पढ़ना, इसमें कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो अपन उसको डिस्कस करेंगे, ये कल आप पढ़ के आना एक बार। ठीक है आदित्य, इस फर्स्ट यूनिट में जो ये अपना जो टॉपिक है, ये आपका जो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट, वो आप जरूर देख के आना। फर्स्ट वाला 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों आप पढ़ के आना, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी अपन सारा पढ़ चुके हैं, इसको एक बार पीपीटीज को 5 मिनट्स के लिए रिवाइज कर लेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कल की क्लास होगी आपकी मॉर्निंग में टाइम रहेगा, आज थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया था इवनिंग के लिए, लेकिन मॉर्निंग में 9:30 से नहीं, कल की क्लास आपकी 10:30 से स्टार्ट होगी, 10:30 से 11:30 और 11:30 से 12:30। ठीक है, और मैथमेटिक्स की क्लास आज लेट्स सी, मैं चेक करता हूँ, आई थिंक थोड़ा लेट हो गया है, तो कल से अपनी टाइमिंग 7 o'clock आपकी मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी। ठीक है आदित्य।